हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपन बात करेंगे राजस्थान में इरिगेशन मेथड्स के बारे में। इरिगेशन का क्या पैटर्न रहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में चेक करेंगे कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, सबसे कम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये देखेंगे। साथ में ये देखने वाले हैं कि कितने कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड किया जा सकता है इरिगेशन मेथड्स को। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज का जो लेक्चर है वो आपको देगा एक ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार जनरल एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे तो पर्टिकुलर जितने भी सेगमेंट्स है इसके अंदर डिवीज़न आएंगे लास्ट में, तो उन डिवीजन्स को अपन इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में। बट हाँ, आई कैन अश्योर यू कि अगर ये चारों लेक्चर आपने देख लिए तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट इरिगेशन मेथड्स कि क्या मेथड होते हैं और क्या इनका प्रोसेस होता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन कौन से एरियाज में लोकेटेड है, और क्या मतलब एग्रीकल्चरल पैटर्न अपने को देखने को मिलता है इस इरिगेशन मेथड्स के अडॉप्शन के बेसिस पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न देखो, ये इंदिरा गांधी नहर वाला है पूरा का पूरा, IGNP। ये देख लो बीसलपुर, ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ऐसे आप चंबल वाटर प्रोजेक्ट की देख लो। माही, ये जाखम नहीं है यहाँ पे, ये है कौन सी, जवाई डैम बना हुआ है जवाई रिवर पे, वो प्रोजेक्ट है। जाखम यहीं पे आता है प्रतापगढ़ की तरफ, ये जो नाम है यहाँ पे जाखम, वो यहीं पे आता है। ये जो नाम यहाँ पे दिखाया हुआ है जाखम, दिस कम्स हियर। ठीक है, ये यहीं पे आ जाता है, एक सेकंड, ये यहीं पे आता है इस वाले रीजन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। देखो राजस्थान जो है अपने को, जैसे ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि रेनफॉल का पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके के वाटर रिसोर्सेज अपन देख पाए हैं। जैसे रिवर्स के बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, रेनफॉल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यही तो मेजर रिसोर्सेज होते हैं सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी के। और साथ में अगर ये सोर्सेज ही अपने एक्यूरेट नहीं है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में अपने को अवेलेबल नहीं है अपने लिए, तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर लेवल भी अपना कहीं ना कहीं कम मिलेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि रेनफॉल और रिवर सिस्टम या सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी लेस होने की वजह से अपनी रिलायंस सबसे ज़्यादा किस पे पड़ती है, ग्राउंड वाटर। मतलब अपनी एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज़ अ मेजर फैक्टर। ठीक है, तो इसी के ओरिएंटेड आज अपन ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए कि राजस्थान जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जितना भी सरफेस वाटर क्या होता है, जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे पोन्ड्स हो, चाहे एनिकट्स हो, चाहे आपने कोई और तालाब बनाए हुए हों या जोहड़ जिनको बोलते हैं वो बना रखे हों, चाहे नाड़ियाँ बना रखी हो। आप आर्ट एंड कल्चर में जब अपन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ बताऊंगा किन किन नामों से कौन कौन से रीजन में वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंशियंट टाइम पे या फिर अपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स रहे हुए हैं। तो देखा जाए तो सरफेस वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया जितना सरफेस वाटर अवेलेबल है उसका केवल 1% ही राजस्थान के पास अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान में जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसका लगभग टू थर्ड का मतलब हो गया 67.33, अपन बोल सकते हैं लगभग 70% एरिया जो है वो रेनफेड है। रेनफेड का मतलब हो गया जहाँ पर बारिश पर निर्भर है, मतलब वहीं पे जितनी रेन आती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब खरीफ वाली क्रॉपिंग पे फिर ज़्यादा काम होता है, मतलब एरिया वाइज देखा जाए तो। ऐसे ही आपने देखा कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इरिगेशन एरिया है, जितना भी इरिगेटेड एरिया है उसका लगभग 9.2% एरिया राजस्थान में ऑक्यूपाई है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ऑल ओवर इंडिया 100 हेक्टेयर जो लैंड एरिया है वो कल्टिवेबल है और जहाँ पे इरिगेशन मेथड अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो राजस्थान में इसमें से 100 में से 9.2 हिस्सा है, 9.2 हेक्टेयर है, वो राजस्थान में लोकेटेड है। जैसा कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चंबल इज़ द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ स्टेट। ठीक है, कन्फ्यूज़न आपको माही से भी होता है कई बार, एक कमेंट में मैंने देखा था माही रिवर से भी कन्फ्यूज़न होता है, बट माही पेरेनियल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। राजस्थान की जब बात आती है तो चंबल ही एक ऐसी रिवर है जो पेरेनियल है, 12 महीने प्रवाहित होती रहती है, फ्लो रहता है उसमें, वाटर लेवल बना रहता है।
अब देख लेते हैं अपन राजस्थान में जो इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज है। इरिगेशन सोर्सेज की बात कर ले तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कुएं एंड नलकूप, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ किया जाता है इरिगेशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लें। दूसरे नंबर पे आती है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में जो है आप देखोगे साउथ ईस्ट रीजन और वेस्टर्न राजस्थान रीजन, क्योंकि साउथ ईस्ट रीजन क्या है, प्लेट्यू रीजन है, हाड़ौती का प्लेट्यू रीजन, विंध्यन कगार वाला रीजन, ठीक है। उस वाले रीजन में भी क्या है, वहाँ पे भी कैनाल सिस्टम एडवांस्ड है, वीक नहीं है। ऐसे ही वेस्टर्न राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, उसके अंडर में तो पूरा वेस्टर्न राजस्थान आज एक तरीके से डेजर्ट से पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है कुओं से, दूसरे नंबर कुआं और नलकूप मतलब ट्यूबवेल्स एंड ट्यूबवेल, सेकंड कैनाल और थर्ड पॉन्ड्स एंड अदर मेथड्स। उसके अंदर है लगभग 2.37%। ये पॉन्ड्स और अदर मेथड्स वाला यूज़ कहाँ पे होता है, अरावली वाले रीजन में। अरावली वाले रीजन में ही क्यों, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि अरावली रीजन में अगर आप एक्सकेवेशन करते हो, मतलब आप खुदाई करते हो, तो उस केस के अंदर माइनिंग के टाइम पे आपको मिलती है इग्नस रॉक्स। कौन सी, इग्नस रॉक्स। और इग्नस रॉक्स जो होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं। अब हार्ड रॉक्स हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, ग्राउंड वाटर होगा भी तो बहुत सारी हार्ड रॉक्स को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएगा, पर्कोलेशन मिनिमम हो पाता है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, उस वाले अरावली वाले रीजन में क्या करते हैं, वाटर को पॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भीलवाड़ा वाला रीजन, ठीक है। मेजा बांध का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, सुना होगा तो क्या, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो रीजन में ज्योग्राफी का कितना इफेक्ट आता है आप यहाँ पे समझ सकते हो। नलकूप एवं कुएं, यहाँ पे वेल्स और ट्यूबवेल्स कहाँ पे डेवलप होंगे, सिंपल सी बात है, वो रीजन जहाँ पर ऐसी मतलब स्ट्रक्चर होगी, जियोग्राफिकल फीचर वहाँ के ऐसे होंगे जहाँ पर आराम से पानी परकोलेट कर सके। जैसे मैं बताऊँ, ये एक बड़ा लैंड मास है, ये दूसरा लैंड मास है, ये स्टोनी है, और ये थोड़ी सी एक तरीके से सॉफ्ट रॉक्स का बना हुआ है, इधर वाला पोर्शन सॉफ्ट रॉक्स का। अब यहाँ पर अगर पानी गिरता है बारिश से, तो ये तो क्या परकोलेट करके एक्विफर्स में नीचे चले जाएंगे, एक्विफर्स जिसको पाताल बोल देते हैं अपन, एक्विफर। और इधर स्टोनी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर के ऊपर स्टोर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, पॉन्ड। तो इस वजह से जिस रीजन में स्टोनी रॉक्स अवेलेबल है वहाँ पर तो पॉन्ड फैसिलिटी, और जहाँ पर ये इस तरीके से परकोलेशन पॉसिबल है, जैसे कि रिवर बेड, रिवर्स के आसपास में जो भी एरिया है जयपुर वाला, मतलब मैं बोलता हूँ ईस्टर्न राजस्थान में जो पोर्शन है, ईस्टर्न प्लेन एरिया, जो ऑलरेडी अपन फिजिकल डिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं, उस वाले रीजन में जो भी अवेलेबल है एरिया, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये चलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा प्रेवलेंट, आप देख लो एकदम इजीली। नलकूप एवं कुएं, वेल्स एंड ट्यूबवेल, ये देखो आप इस वाले रीजन में। अब इस वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, आजकल एडवांसमेंट ज़्यादा हो चुका है इस वजह से। बाकी ये देखो, ये वाला रीजन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला रीजन, यहाँ पे पॉन्ड्स ही हैं, केवल यहाँ पर पॉन्ड्स ही प्रेवलेंट है। कैनाल सिस्टम की बात करोगे तो ये देख लो, इंदिरा गांधी नहर वाला हो गया, ये जवाई सिस्टम हो गया, और ये इधर साउथ ईस्टर्न हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग है। नहरों की अगर बात करें तो नहरें भी अपन ने देखी, तो यहाँ पे पैटर्न अपने को देखने को मिलता है कि कैसी फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन से रिसोर्सेज पे रिलाई किया जा रहा है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। अगर टोटल इरिगेटेड एरिया की बात करें, यहाँ पे एक फैक्ट ध्यान रखना, टोटल इरिगेटेड एरिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया मिलता है अपने को श्री गंगानगर में, और जबकि सबसे कम एरिया मिलेगा आपको कहाँ पे, राजसमंद में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि राजसमंद का ये जो फैक्ट है ना, ये आपको आगे जब अपन मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे तब बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि राजसमंद में माइनिंग बहुत हाई स्केल पे होती है। और माइनिंग जिस रीजन में सबसे ज़्यादा हाई स्केल, मकराना, आई मीन मार्बल यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है, मार्बल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी अपन मिनरल्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से निकलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया कम है, एग्रीकल्चरल एरिया कम है, तो यहाँ पे इरिगेशन एरिया भी कम ही मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 स्टेटमेंट ये है, अगर टोटल एग्रीकल्चरल एरिया की बात करें, उसके परसेंटेज वाइज देखें, तो
श्री गंगानगर फिर से सबसे ज़्यादा है और चूरू सबसे कम है। राजसमंद तो क्या था, टोटल एरिया के हिसाब से सबसे लोवेस्ट। फॉर एग्जांपल सबसे लोवेस्ट एरिया जो है, मतलब मिनिमम एरिया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इरीगेटेड एरिया मान लो राजसमंद में 100, चूरू में एरिया वाइज है 120। क्लियर यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर 100 का लगभग 50% इरीगेटेड एरिया, तो 50% इरीगेटेड एरिया कितना हो जाएगा, 50 हेक्टेयर ही। इसी तरीके से चूरू में जो है इसका 120 का लगभग 30% ही इरीगेटेड है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 36 हेक्टेयर। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लो, 50 से तो कम ही हुआ ना। इस तरीके से टोटल परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चूरू में लोवेस्ट आपको कवरेज मिलेगी इरिगेशन की, उस पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चरल लैंड का इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर कोई भी क्रॉप पैटर्न की बात करें, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न के राजस्थान के, तो जैसे कि वीट कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा एरिया पे होता है राजस्थान के अंदर, और इसके बाद में राई, मस्टर्ड, कॉटन। ये कॉटन एक ऐसी है इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो खरीफ में है, ठीक है। कॉटन जो है वो खरीफ में, एक सेकेंड, कॉटन जो है वो खरीफ में है, बाकी ये तीनों की तीनों रबी की क्रॉप्स हैं। वीट हो गया, राई हो गई, मस्टर्ड हो गई इसके अंदर। ऐसे ही अगर बात करें तो इंटेंस इरिगेशन, मतलब सबसे ज़्यादा हाईली सघन जिसको बोलते हैं इंटेंस इरिगेशन वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये देखो ये दोनों तो कौन सा हो गया, कैनाल सिस्टम की वजह से डेवलपमेंट, IGNP प्रोग्राम, गंग नहर, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, उनसे ये इनका होता है। जयपुर वाला रीजन किस वजह से हो जाता है, जयपुर में आपको मिलेंगे वेल्स एंड ट्यूबवेल्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। ऐसे ही कोटा, झालावाड़, ये वाला रीजन किस में, चंबल वाले रीजन में चला है, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी वाले रीजन आ गया। चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, दौसा, ये देखो बूंदी वापस से ये रीजन आ गया। भरतपुर वाला रीजन आ जाता है कहाँ से, कैनाल सिस्टम आती है, देखेंगे कौन सी आती है यहाँ पे, दौसा जयपुर के नियर बाय आ गया, तो यहाँ पे भी ट्यूबवेल वाला सिस्टम और वेल वाला सिस्टम प्रेवलेंट है। और चित्तौड़गढ़ वाला रीजन कैसे आ गया, भीलवाड़ा के नियर बाय होना और अरावली रीजन में लोकेटेड होने की वजह से, पॉन्ड्स की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इंटेंस इरिगेशन होता है। तो इंटेंस इरिगेशन वाइज देखा। अब मिनिमम इरिगेटेड एरिया देखें तो वो मिलता है चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये वाला रीजन, मतलब वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में अपने को इरिगेशन कम से कम मिलती है। अब देखा जाए कि हाईएस्ट इरिगेशन जो भी अपने सोर्सेज देखे, ग्राउंड वाटर जिसमें वेल्स एंड ट्यूबवेल्स थी, सरफेस वाटर के अंदर कैनाल सिस्टम भी आ गया और पॉन्ड्स भी आ गया, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इरिगेशन इन मेथड्स के द्वारा होता है, तो ग्राउंड वाटर से सबसे ज़्यादा जयपुर में होता है, कैनाल सिस्टम से श्री गंगानगर में होता है, और पॉन्ड से भीलवाड़ा, जो अपन बातों बातों में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखें जो पॉन्ड इरिगेशन है ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है कहाँ पे, साउथ ईस्ट राजस्थान में, क्योंकि ये रीजन है प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन में आपको मिलेंगी हार्ड रॉक्स अगर आपको मिलती है तो वहाँ पे वाटर स्टोरेज फैसिलिटी आपको इजी मिलेगी, बट ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पॉन्ड इरिगेशन सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट राजस्थान में। मेनली क्या हो गया रीजन, हाड़ौती रीजन, जो कि डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार का ही एक्सटेंशन है। ओके, फिर देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो भी एक तरीके से इरिगेशन होता है उसके अंदर सरफेस वाटर के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। उन प्रोजेक्ट्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 सेगमेंट्स में, मल्टीपर्पज़, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ का मतलब तो आप जानोगे कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने इरिगेशन का भी यूज़ किया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक्वाकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मोर देन वन टारगेट, तब जाकर के उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ऐसे ही लार्ज स्केल वाला एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे आप इरिगेशन कर रहे हो और उस पर्टिकुलर इरिगेशन एरिया का जो साइज़ है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, क्या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हो तो हो जाएगा लार्ज। ऐसे ही 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर की रेंज में अगर एग्रीकल्चरल एरिया जिसको इरिगेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2 हेक्टेयर तक अप टू 2 हेक्टेयर लैंडमास तक अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो वो स्मॉल के अंडर में आ जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम जो है वो राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ये याद रखना है। और बीसलपुर डैम प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना।
तो ये तो इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा, इसका मतलब क्या हो गया, ये लगभग लगभग सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, एग्जैक्टली सेंट्रल नहीं, थोड़ा सा सेंट्रल से आप नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जाते हो तो उस वाले रीजन में ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, अलवर, भरतपुर, दौसा एंड जयपुर। इनमें यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल लेवल पे एनीकट्स बनाया जाता है। एनीकट्स का मतलब स्मॉल स्मॉल डैम्स बना लिए जाते हैं, वाटर को स्टोर कर लिया और फिर उसके बाद में आप स्मॉल लेवल के ऊपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेल करते हो। और इस मेथड को बोला जाता है जोहड़ मेथड, इसको बोला गया जाता है जोहड़ मेथड। और इसको प्रमोट करने के लिए जो नाम आता है वो है प्रमोट करने वाले राजेंद्र सिंह, जिनको जोहड़ वाले बाबा भी बोलते हैं। जोहड़ वाले बाबा जिन्होंने जोहड़ मेथड को प्रमोट किया, क्योंकि राजस्थान की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उस वजह से उसी के अकॉर्डिंगली ये जोहड़ मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अटल भूजल योजना चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं को तो प्रमोट करने की चल रही है बातें, कि जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, वाटर यूटिलिटी के, उन्हीं को आप प्रमोट करो, उन्हीं से आगे बढ़ो। और इनको अपने काम के लिए मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो कि एशिया का नोबेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एशिया का नोबेल अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जोहड़ मेथड कहाँ पे प्रेवलेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइंड द गिव द करेक्ट आंसर among the options given below which are relevant to जोहड़ मेथड इरिगेशन। ठीक है, तो उनसे अपने को पिक करना है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आप अच्छे से पिक कर लें, इनमें मेनली होता है ये। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसलमेर, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में, और वेस्टर्न राजस्थान में अपने को पता है कि रेनफॉल बहुत कम है। अब रेनफॉल बहुत कम है पहली चीज़ तो, दूसरा डेजर्ट एरिया है और सलाइन वहाँ की सॉइल है। सॉइल में क्या है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। अगर रेनफॉल आ भी गया, उसके पर्कोलेशन से पानी अगर नीचे जा रहा है एक्वीफर्स में, तो वो पानी कैसा हो जाता है, सॉल्टी वाटर। अब सॉल्टी वाटर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है वेस्टर्न राजस्थान में। बट एक जैसलमेर में एक ट्यूबवेल है जिसका नाम है चंदन ट्यूबवेल, वो मीठे पानी का है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल एक्सेप्शन है जैसलमेर के लिए। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ट्यूबवेल को बोला जाता है वाटर पॉट ऑफ थार। वाटर पॉट ऑफ थार भी बोला जाता है किसको, चंदन ट्यूबवेल को, जो कि जैसलमेर के ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि स्वीट वाटर के लिए फेमस है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, इनके बारे में ब्रीफिंग ऑलरेडी आपको मैं कर चुका हूं कि इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से हैं, कि मल्टीपर्पज़ के अंदर क्या काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाकल्चर, ये सारे एक्टिविटीज़। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की बात करोगे तो कल्चरेबल कमांड एरिया, कमांड एरिया का मतलब कितने एरिया पे आपका इरिगेशन मेथड आप यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे ये एग्रीकल्चरल एरिया है बट इरिगेशन आपका इसी पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जितनी राजस्थान में एरिया पे, जितने एरिया पे इरिगेशन होता है उसका लगभग 2/3 एरिया उसी पर ही आपके इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब 2/3 एरिया आपका रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। देख लो 1/3 वो उसी के लिए आपके पास में इरिगेशन मेथड अवेलेबल है। तो कमांड एरिया इसको बोल देते हैं, जिसमें आपका जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसकी फैसिलिटी उनको अवेल करवाई जा रही है। ओके, तो इस तरीके से देखें अपन तो इरिगेशन कल्चरेबल कमांड एरिया की अगर बात करो तो अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया है तो वो हो जाएगा लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऐसे ही 2 से 10 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट हो तो वो हो जाता है आपका कौन सा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऐसे ही 2 हेक्टेयर तक अगर आप देखोगे तो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से याद रखें। अब देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे पहले मल्टीपर्पज़ जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि ये वे परियोजनाएं जिनमें अनेक उद्देश्य, जैसे पेयजल, विद्युत, सिंचाई, अन्य, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया ये आपको। ठीक है, जिसमें भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। भाखड़ा नांगल वाला आ गया, व्यास परियोजना आ गई, चंबल परियोजना आ गई, माही परियोजना। इनको एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे अपन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चारों की चारों अपकमिंग वीडियोज़ में। ऐसे ही
आप लार्ज स्केल अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करो तो जिसमें 10 सॉरी मैंने 10 बोला ना, वो मेरे गलत था, 10,000 हेक्टेयर है वो, दैट इज़ मोर देन 10,000, 10K। ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया डेटा, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का इरिगेशन अगर एरिया कवर हो रहा है तो उसको बोल देंगे लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अंडर में IGNP आ गया, नर्मदा का आ गया, गंग नहर का आ गया, राजीव गांधी सिद्धमोख नहर परियोजना ये देखेंगे, बीसलपुर परियोजना देखेंगे, जाखम प्रोजेक्ट को देखेंगे, ईसरदा बांध, बीखाबाई, सागवाड़ा, ये कौन कौन से रीजन में, देखो इनमें से अपन वही पिक करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिनको अपन आराम से याद भी कर सके, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल भी याद कर सके, ठीक है। क्योंकि सारी एक साथ अपन पूरी कवर नहीं करेंगे, पर हाँ इंपॉर्टेंट है वो एक भी नहीं छोड़ेंगे। यमुना लिंक जिसको गुड़गांव नहर भी बोलते हैं, भरतपुर नहर, इनको एकदम पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं आपको। सिद्धमुख, रतनपुर, वितरिका, और ये इस तरीके वितरिका मतलब होती है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इनको, ठीक है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना मतलब इंदिरा लिफ्ट प्रोजेक्ट, ये चल रही है कहाँ पे, देखो इंदिरा गांधी तो अलग है, पर इंदिरा लिफ्ट वाली ये वाली आ जाती ना, तो ये आ जाती है सवाई माधोपुर वाले रीजन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। फिर नेक्स्ट है मीडियम इरिगेशन। मीडियम इरिगेशन में आपके सामने लिस्ट है जिसमें 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की लैंड को अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो वो हो जाती है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें आप देख लो भीम सागर, छापी, हरीशचंद्र बिलास, सावन भादो, ठीक है, परवन दोबारा रिपीट हो रहा है ये, गुड़ा, पांचना, सोम कमला अम्बा, सोम कागदर, चोली, बैथली, बांडी, सिणदरा, सूपली, सोलवाड़ा, गरदड़ानी, गरड़दा है ये, पीपलदा, ये सारा का सारा अपन देखेंगे, एक एक डिटेल में डिस्कशन अच्छे से करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो ये भी बहुत सारे हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, अप टू 2,000 हेक्टेयर तक की अगर लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो इसमें आ जाते हैं बावरिया बांध, खोब, ये केवल नाम ही देखने हैं, स्मॉल वाले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर नाम ही ज़रूर देख लेना आप, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। अबोर सागर, सबर, दोहरी, पृथ्वीपुरा, रेवा, बीमणी, कनवाड़ा, चाकण, खिरिया, अहमदी, लीकी फीडर, आगरिया परियोजना, पिंड परियोजना, जल सागर परियोजना, आकोली परियोजना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप डेफिनेटली देख लेंगे। और इनमें से अपन सीक्वेंस वाइज एक एक को देखेंगे, जिसमें इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो आशा आपको ये जो ओवरव्यू वाला वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से अपन डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।